हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने जो चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है सेल वाला, इसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने सेल वॉल पढ़ी थी इस चैप्टर में। सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, वैक्यूल, उसके बाद साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं सेल के अंदर, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे ही आज हम एक ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। माइटो मीन होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन होता है ग्रेन्यूल्स। जब भी आप सेल के अंदर देखें, सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स थ्रेड की तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम जो देखे थे 1850 में कैलेकर ने, लेकिन उसने इसको पब्लिश नहीं किया। उसने जस्ट ये बताया कि यार मैं एक कैरियोटिक सेल की स्टडी कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड की तरह के कुछ ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इतना बताया। और उसके बाद नेक्स्ट बेंडेक साइंटिस्ट है, जर्मन से बिलोंग करता है। जब भी मैं बायोलॉजी, नेचुरल साइंसेस को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं अक्सर जर्मन के साइंटिस्ट के बारे में बताता हूं कि उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। ठीक है जी। तो बेंडा ने इसको फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का नेम जो है वो यूज किया। तो ये दो साइंटिस्ट थे। तो नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करना है तो आपने इसकी बना लेनी है 4 हेडिंग्स। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लास्ट पे है फंक्शंस। स्टूडेंट्स, जब भी आपने इंट्रोडक्शन की बात करनी है तो आपने बताना है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद हों। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद हों उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिकली फंक्शन है वो है सप्लाई एनर्जी की सप्लाई करना। अक्सर हम कहते हैं कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजी है, सेल के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर्स है, वो जितनी भी सेल के अंदर फंक्शनल पार्टिसिपेशंस हो रही है, उसके लिए जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बेचता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है ये एक सप्लाई ऑफ एनर्जी और पावर हाउस ऑफ द सेल भी है, क्योंकि एक चीज जो है वो एनर्जी की सप्लाई करती है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिज जो है जिसका काम है एनर्जी की सप्लाई करना, तो उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहां पे एक चीज मैं और आपको बताता जाऊं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक और ऑर्गेनेलिज भी है जो एनर्जी प्रिपेयर करती है, जो एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो एनर्जी अपने लिए यूज करती है, वो दूसरी ऑर्गेनेलिज को एनर्जी सप्लाई नहीं करती। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी है जो खुद एनर्जी बनाकर खुद भी यूज करेगी और सप्लाई भी करेगी। तो इस तरह पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज। स्टूडेंट, ऐसी ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर अपना डीएनए हो और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, उन ऑर्गेनेलिज को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज। क्योंकि सेल में मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज को इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से मिलती है। मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में बताया था। मैंने बताया था कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, मैंने बताया था उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं। तो असल में जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए है, जिसकी वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज कहते हैं और इसको सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं।
और स्टूडेंट जब ये डिवाइड करती है ना सेल के अंदर, तो इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम फिशन कहते हैं। आपने फिशन एक प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ा है मैट्रिक में भी, कि फिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनेली स्मॉल पीसेस में टूट जाती है और बाद में वो न्यू ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिशन के प्रोसेस के जरिए ये बेशुमार न्यू ऑर्गेनेलीज को फॉर्म करती हैं। तो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बैंडा ने जब फर्स्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए यूकैरियोटिक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की। मैं एक चीज और आपको बताता जाऊं, बैंडा वह फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने बाकायदा तौर पे माइक्रोस्कोप यूज करके सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की फंक्शन की स्टडी करनी चाहिए। ये पहला साइंटिस्ट है। आपने इससे पहले 1831 में सुना था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, लेकिन वो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड है। बैंडा ने जो है वो फर्स्ट टाइम उसमें यूज किया सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो जर्मन के साइंटिस्ट ने नेचर पे बहुत काम किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने जब यूज की, इसने क्या देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो वेजिकल की तरह की, ये मैंने नीचे इधर वेजिकल बनाया हुआ है, जो वेजिकल की तरह की, रॉड की तरह की, ये रॉड बनाए हैं मैंने, और फिलामेंटस दागों की तरह की नजर आती है। ये काम जो है ये किया था बैंडा ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए। तो कंपाउंड के बाद जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज का जितना भी आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में स्टडी किया गया। तो ऐसे फिर स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास, जब हमने वही वेजिकल रॉड फिलामेंट्स जब उनको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आए। हमने क्या देखा कि वो स्ट्रक्चर जस्ट वेजिकल रॉड और फिलामेंट नहीं है, वो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर और बेशुमार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उनमें क्या क्या है कि जब हमने वो स्ट्रक्चर्स को देखा, तो एक इसके बाहर ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर के बाद अंदर रेड कलर की रफ सी मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर ब्लू और इनर रेड कलर की मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो व्हाइट कलर का एरिया है इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और रेड के अंदर वाला ये जो एरिया है इसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट यहां पे एक चीज और देखें, ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन है ना, अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ग्रीन कलर के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल के साथ इसके अंदर डबल सर्कुलर डीएनए होता है, ये लिखा हुआ मैंने सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, ये दोनों ही जो हैं ये इस चीज का प्रूफ है कि ये जो ऑर्गेनेलीज है ये यूकैरियोटिक सेल्स की अपनी ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। ठीक है जी। असल में एक ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने दो थ्योरी दी थी, एक का नेम था मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस और एक का नेम था एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही बड़ा अमीबाइड बॉडी थी, उसके नज़दीक कोई छोटा सा बैक्टीरिया आया, उसने उसको एंडोसाइटोसिस की बॉडी के अंदर लेके गया, जाने के बाद उसको डिजेस्ट नहीं किया तो वही ऑर्गेनेली फिर उसका हिस्सा बन गई और बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसकी डिटेल एवोल्यूशन वाले चैप्टर में है पूरी कि अब ये दोनों थ्योरीज कैसे काम करती हैं, तो वहां पे इसको मैं फर्दर बता दूंगा। इसके अलावा आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट आर आल्सो कॉल्ड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास सर्कुलर बॉडीज हैं जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, इसमें डिफरेंट इंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का अभी तक आपको क्या क्या बताया, तो पहले आपने बताना जी इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट की हिस्ट्री,
इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आपने जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मौजूदगी में उसका स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में ये सारे का सारा स्ट्रक्चर्स। यहां पे जो F1 पार्टिकल हैं इसको F1 पार्टिकल क्यों कहते हैं, इसकी दो रीजन है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फर्नांडिस साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया तो उसने अपने नेम पे इसको F1 पार्टिकल रखा। और कुछ ये कहते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट की सेपरेशन करते हैं तो सबसे पहले ये पार्टिकल की एक्सट्रैक्शंस हुई, ये देखे गए, तो इसलिए इसको F1 पार्टिकल कहते हैं, फर्स्ट पार्टिकल जो है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैंने कुछ फंक्शंस यहां पे लिखे हैं, तो जिसमें एक फंक्शन की मैं बात करता हूं, फंक्शन है जी एरोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि ग्लूकोज है C6H12O6, जब इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन करना और उससे एनर्जी बनाना, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप हैं। पहले को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके बाद है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। वो तीनों ही स्टेप जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस वाला वो होता है साइटोप्लाज्म में, बाकी सारे जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो ये भी बताया जाता है कि इनर जो मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये रफ है, क्योंकि ये ऐसे जिग जैग है जिसकी वजह से इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा साइट मिलेगी रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो इसीलिए ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पेशल नेम देते हैं जी क्रिस्टी। ये जो एक उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी का मतलब ही ऊपर को आउटग्रोथ। जिस तरह अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हम लाइकन को देखें तो बहुत सारे लाइकन सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, उसको क्रस्टोज लाइकन कहते हैं। तो हमेशा उभरा हुआ ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम क्रस्ट से रिलेट करते हैं, तो ये क्रिस्टी का मतलब आउटग्रोथ है। जब आप क्रिस्टी को देखते हैं, अगर आप इतने से पार्ट को इधर मैग्नीफाई करके अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करें तो ये बाहर वाली ब्लू कलर की मेम्ब्रेन ये वाली, और ब्लू के अंदर ये रेड वाली ऐसे देखें आउटग्रोथ हुई हुई है, और रेड के साथ डिफरेंट F1 पार्टिकल है। इन पार्टिकल के अंदर डिफरेंट एंजाइम को एंजाइम है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करना। और ये देखें ऊपर को आउटग्रोथ करवा के यहाँ पे मैंने क्रिस्टी से लेबल भी किया हुआ है। फिर इसका मतलब फिर ये हुआ कि क्रेब्स साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसकी डिटेल 11 चैप्टर में रेस्पिरेशन के अंदर पूरा बताया गया है ये स्टेप्स। उसके बाद एक और चीज है कि ये फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करता है। ये जितनी भी आप खुराक यूज करते हैं उसमें अगर फैट है, एसिड्स हैं, असाइल ग्लाइसरोल है, लिपिड्स है, उसकी ब्रेकडाउन भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जब फैटी एसिड को ब्रेक करता है ना तो क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है, पहला सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, सक्सिनेट और सक्सिनेट, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि फैटी एसिड को ब्रेक करके सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है, और वो सक्सिनेट फिर क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। जब ये क्रेब्स साइकिल में जाता है तो वहां पे एटीपी बनती है, और एटीपी बन के कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज होती है और कुछ सेल में सप्लाई कर दी जाती है। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं एडीपी। एडीपी का मतलब होता है स्पेंट एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो यूज हुई है इसको दोबारा
PI के साथ मिला के इसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्पेंट एनर्जी की फास्फोराइलेशन करने के बाद दोबारा रीयूज्ड की जाती है। ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है और वो ATP सेल में डिफरेंट फंक्शन में यूज होती है। ये काम भी माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। उसके लास्ट पे हमारे पास ये फंक्शन है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल बेसिकली फंक्शन की स्टडी होती है। सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं, जिस तरह हमारे पास साइक्लोसिस है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है, गोल्जी ब्लेबिंग्स बनानी है और सिग्नलिंग करवानी है, डिफरेंट वेजिकल्स को ट्रांसपोर्ट करके सेल के बाहर भेजना है। तो ये सारे के सारे जितने भी काम होते हैं, ये तमाम काम कौन करवाता है? ये तमाम काम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के जिम्मे है। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने जाना। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट का। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।